नमस्कार। सोचिए एक ऐसी टेक कंपनी जो बनी तो थी बैंकों को चुनौती देने के लिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे खुद ही एक बैंक बनना पड़ा। आज हम स्लाइस की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है ऊंचाइयों की, मुश्किलों की और एक ऐसे दादेंद बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। जब स्लाइस ने अपना आइडिया पुराने बैंकरों को बताया होगा तो कुछ ऐसा ही सुनने को मिला होगा। क्या 18 से 29 साल के युवाओं को क्रेडिट कार्ड? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। यही वो सोच थी जिसे स्लाइस तोड़ने निकला था। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरे सफर पर। यह किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 2015 में एक छोटे से आइडिया से शुरुआत हुई, 2021 तक यूनिकॉर्न बन गए। फिर 2022 में आरबीआई की एक बड़ी रेगुलेटरी मुश्किल आ गई और फिर कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़। 2025 आते आते वो न सिर्फ टिके रहे बल्कि प्रॉफिट कमाने वाला बैंक बन गए। चलिए इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन उस वक्त के लिए एक क्रांतिकारी विचार से शुरू हुआ था। साल 2015 में राजन बजाज ने स्लाइस की स्थापना की। उनका मिशन एकदम साफ था, उन युवा भारतीयों तक पहुंचना जिन्हें बड़े बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड नहीं देते थे। ये सिर्फ एक कार्ड देने की बात नहीं थी, ये उन्हें क्रेडिट की दुनिया में पहला कदम रखने में मदद करने जैसा था। शुरू में स्लाइस ने स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स पर फोकस किया। उन्हें वर्चुअल और फिजिकल कार्ड दिए। कई लोगों के लिए ये अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का पहला मौका था, मतलब एक तरह का फाइनेंशियल पासपोर्ट जिसके दरवाजे पहले उनके लिए बंद थे। स्लाइस मार्केट में एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा कर रहा था। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां स्लाइस ने आसमान छू लिया, लेकिन जमीन पर मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। और फिर आया साल 2021। स्लाइस ने $220 मिलियन की जबरदस्त फंडिंग उठाई और यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना सारा पैसा भी उन बुनियादी दिक्कतों को हल नहीं कर पाया जो कंपनी के अंदर थीं। सच तो यह है कि तेजी से बढ़ने के दबाव ने उन मुश्किलों को और भी बड़ा बना दिया। और ये मुश्किलें छोटी-मोटी नहीं थीं। पहली बात, उनका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहा था। दूसरा, रेगुलेशंस को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। और फिर 2022 में आया सबसे बड़ा झटका, आरबीआई का एक सर्कुलर जिसने उनके प्रीपेड कार्ड मॉडल पर ही सीधा वार किया। रातों रात उनका जो मेन प्रोडक्ट था वो लगभग बेकार हो गया। अब जब बिजनेस के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया तो स्लाइस ने एक बहुत ही साहसिक, बल्कि कह सकते हैं कि क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदलने का सोचा। तो ये था उनका प्लान। पहला कदम, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारना कि उनका मौजूदा स्टार्टअप मॉडल अब और नहीं चल सकता। दूसरा कदम, एक बड़ा एक्शन लेना, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय कर लिया। और नतीजा, स्लाइस का एक नए रूप में जन्म हुआ, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए, एक फिनटेक के तौर पर वो पार्टनर्स पर निर्भर थे, रेगुलेटरी अनिश्चितता थी, लेकिन एक बैंक के तौर पर वो खुद एक रेगुलेटेड संस्था बन गए। अब वो डिपॉजिट ले सकते थे, अपनी ग्रोथ को खुद फंड कर सकते थे और एक स्थिर मॉडल पर काम कर सकते थे जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा जोखिम लेने का फायदा क्या हुआ? क्या ये दांव सही साबित हुआ? चलिए सीधे नंबर्स देखते हैं। इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। जरा इस बदलाव पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 25 में कंपनी 217 करोड़ रुपए के भारी घाटे में थी, लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में ही वो 7 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गए। ये वाकई एक जबरदस्त टर्न अराउंड था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ कोई मुनाफा नहीं था, ये कंपनी का पहला मुनाफा था। इस एक नंबर ने उनके बैंक बनने के पूरे फैसले को, उनके नए मॉडल को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्लाइस, जो एक डिसरप्टर के तौर पर शुरू हुआ था, आज खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर सफल हो रहा है। तो क्या भारत में बाकी फिनटेक स्टार्टअप्स का भविष्य भी यही है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।